हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एचपीजी के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और हिमाचल का जो यहाँ पर इतिहास से संबंधित चैप्टर हैं, इतिहास से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, कहलूर राज्य की स्थापना राजा वीरचंद ने कब की थी? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 697 ईस्वी में। देखिए, अगर बात करें हम बिलासपुर की, तो बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो कहलूर था। कहा जाता है कि इस रियासत का जो राजा था वो वीरचंद था, जिसे पत्थरों की सिल्ली के पीछे दुर्गा माता की एक मूर्ति मिली थी। ये एक कथा है, हम आपको कथा बता रहे हैं कि जो जिसे पत्थरों की सिल्ली के पीछे एक दुर्गा माता की मूर्ति मिली थी। कुछ समय के पश्चात उसी स्थान पर केलू नाम के एक गुज्जर ने देखा। देखिए, नाम आपको याद रखना है, केलू। तो केलू नाम के एक गुज्जर ने देखा कि उसकी एक बकरी ने बाघ पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। जब राजा वीरचंद को ये बात पता चली तो वह रहस्यमय सिल्ली का रहस्य समझ गया। तब उसने वहाँ पर क्या किया, एक किला बनवा दिया जिसका नाम कोट कहलूर रखा गया। और कोट कहलूर किसके नाम पर रखा गया? तो केलू के नाम पर। जो मैंने अभी आपको नाम बताया, केलू के नाम पर कोट कहलूर जो है तो नाम रखा गया। और उस मूर्ति के लिए नैना देवी का मंदिर बनाया गया। इस राज्य का जो संस्थापक है वो वीरचंद था, जो बुंदेलखंड के राजपूत परिवार से था। देखिए, बिलासपुर में 7 पर्वत श्रेणियां हैं। तो 7 पर्वत श्रेणियों को सतधार कहलूर भी कहा जाता है। 7 पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पर और इसको सतधार कहलूर भी कहा जाता है। और वो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक तो नैना देवी है, कोट पहाड़ी है, झंझियार पहाड़ी है, त्यून पहाड़ी है, बांदला पहाड़ी और बहादुरपुर पहाड़ी और रतनपुर पहाड़ी। ये हो गई हमारी 7 पहाड़ियाँ, है ना, जिन्हें सतधार कहलूर कहा जाता है। जो हमने आपको बताया अभी बहादुरपुर पहाड़ी, वहाँ पर एक अलीखड़ है बहादुरपुर पहाड़ी में। तो बहादुरपुर पहाड़ी, तो देखिए ये जो अलीखड़ है ये इस पहाड़ी को क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। और बिलासपुर में घाटियाँ हैं। तो घाटियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, घाटियाँ हैं यहाँ पर, सतलुज घाटी है, चैंतो घाटी है और दानवीन घाटी है। 3 घाटियाँ आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में दिए होंगे तो आपको पता होगा तो आप वहाँ पर सही आंसर कर सकते हैं, सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दानवीन घाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 550 ईस्वी के लगभग चंबा राज्य की नींव किसने डाली थी? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरू वर्मन। तो देखिए, चंबा रियासत की जो स्थापना है वो 550 ईस्वी में अयोध्या से आए। कहाँ से आए? तो अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। और मारू ने भरमौर में क्या किया है, भरमार को अपनी राजधानी बनाया है। आदित्य वर्मन जो है तो सर्वप्रथम वर्मन उपाधि धारण करने वाले राजा थे। देखिए, मेरुवर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा है और मेरुवर्मन ने वर्तमान में चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया है। कहाँ तक? तो चंबा राज्य तक अपने राज्य का विस्तार किया है। उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। मेरुवर्मन ने भरमौर में कौन कौन से मंदिर बनाए हैं? तो देखिए, जो मंदिर बनाए हैं वो हैं, देखिए, मणिमहेश मंदिर है, लक्षणा देवी मंदिर है, गणेश और नारसिंह का मंदिर है, धर्मेश्वर मंदिर है। और ये आपने याद रखना है मंदिरों के नाम। और एक क्वेश्चन आता है कि जब मेरुवर्मन था तो उसके टाइम पीरियड में शिल्पकार कौन था? तो शिल्पकार कौन था? तो गुग्गा था। गुग्गा आपने नाम याद रखना है। गुग्गा माहिर जो है तो उस टाइम जो था तो शिल्पकार था। एक और राजा आता है चंबा में, साहिल बर्मन। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 920 ईस्वी है। और देखिए, चंबा शहर की इसने स्थापना की है। और साहिल बर्मन के 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी जिसका नाम चंपावती था। उसने चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था और अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा बदली थी। देखिए, जो साहिल वर्मन है उसकी पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आपने कहानी भी सुनी होगी ये, अगर नहीं सुनी है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर सुन सकते हैं कि रानी नैना देवी ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी थी जब वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने
शायद साहिल वर्मन जो राजा थे उनको सपना आया था कि ये जो है तो नहर वहाँ पर क्या करती है, प्राणों की बलि चाहती है, रानी के प्राणों की बलि वहाँ पर चाहती है। तो रानी नैना देवी जो थी तो वहाँ पर तैयार हो गई थी अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए। तब से रानी की याद में जो है तो नैना देवी की याद में यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है तो सूही मेला मनाया जाता है। और यह मेला महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त, कामेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो देखिए झीलें कौन कौन सी हैं यहाँ पर। चंबा की झीलें हैं जैसे मणिमहेश, खजियार, लामा, गड़ासरू, चमेरा, महाकाली और चंद्रकूप, ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, आपको याद रखना है, पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1864 में किस अंग्रेज ऑफिसर के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो ऑप्शन जो है तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉर्ड लॉरेंस। तो अगर शिमला की बात की जाए तो देखिए शिमला का जो पुराना नाम है वो है श्यामला। तो श्यामला शब्द से शिमला शब्द लिया गया है जिसका अर्थ होता है नीले घर, जिसे जाखू में एक फकीर ने नीले स्लेटों और से बनाया था। और दूसरी कथा की बात करें तो देखिए शिमला का जो अर्थ है वो नीली नारी है या फिर देवी काली। पुराने समय में जाखू पहाड़ी पर रौथनी कैसल के निकट जो है तो देवी को समर्पित एक मंदिर था। बाद में अंग्रेजों के समय में उस मूर्ति को वर्तमान कालीबाड़ी में स्थापित किया गया है। याद रखना है आपको कहाँ पर वो स्थापित किया गया है, कालीबाड़ी में उसको स्थापित किया गया है। तो शिमला नगर कई पहाड़ियों और परस्पर जुड़ी चोटियों पर बना हुआ है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं, सॉरी पहाड़ियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो पहाड़ियाँ हैं जैसे जाखू पहाड़ी है, प्रोस्पेक्ट हिल है, समर हिल है, ये सब आपको याद रखना है। और शिमला के बारे में पहला जो वर्णन है वो किसने किया था? तो स्कॉटिश अधिकारियों ने। स्कॉटिश अधिकारी ये दो भाई थे, दो भाई हैं स्कॉटिश अधिकारी। कौन कौन है? तो एक तो ले पैट्रिक है और दूसरा है अलेक्जेंडर गेरॉड, है ना। ले पैट्रिक और अलेक्जेंडर गेरॉड की डायरियों में इनका वर्णन मिलता है। शिमला के बारे में पहला वर्णन इनकी डायरियों में मिलता है। उन्होंने इसमें बताया है कि ये क्षेत्र क्योंथल रियासत का भाग था। किसका भाग था? तो हमें याद रखना है क्योंथल रियासत, क्योंथल रियासत का ये भाग था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, मूरक्राफ्ट नामक यूरोपियन यात्री ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? तो देखिए हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 1820 से 22 में। देखिए अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए 15 अप्रैल को जो है तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है। बात करें कि हिमाचल प्रदेश का राजपक्षी कौन है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश का जो राजपक्षी है वो है जुजुराना। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है गुलाबी बुरांश। एचपी में जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान है 5। अगर बात करें कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? आपको याद रखना है 32 हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क है, हिमालयन नेशनल पार्क, वो कौन से ज़िले में है? तो आपको याद रखना है वो है कुल्लू ज़िले में। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला रुमाल कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा। चंबा जो है तो रुमाल कला के लिए प्रसिद्ध है। झांकी जो है तो चंबा का लोक नृत्य है। झांकी क्या है? लोक नृत्य है चंबा का। ये जो क्वेश्चन है ये हिमाचल जीके से संबंधित हैं और पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैदिक काल में प्रसिद्ध जो सबसे प्रसिद्ध है वो आर्य राजा कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, सुदास है, अमोघवर्ष है, रविद्रा है या फिर भुजबाहु है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस आर्य राजा से हिमाचल प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का कई बार युद्ध हुआ था? तो देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा जब हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, दिवोदास। तो दिवोदास आर्य राजा से हिमाचल प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का कई बार युद्ध हुआ था। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कोल लोगों को मुंडा भी कहा जाता है। बात यहीं से स्टार्ट करते हैं कि किसको मुंडा कहा जाता है। तो कोल लोगों को मुंडा कहा जाता है, जो शायद हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले और वास्तविक निवासी हैं।
तो वेदों के अनुसार उनका राजा शांबर बहुत शक्तिशाली था। किसके अनुसार? तो वेदों के अनुसार जो है तो राजा बहुत शक्तिशाली था। कौन? शांबर बहुत शक्तिशाली राजा था, जिसके पास 99 मजबूत किले थे। आपको याद रखना है, जो शांबर है इसके पास कितने मजबूत किले थे? तो 99, है ना। तो आर्यों की एक टुकड़ी को खस या क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था, और ये लोग युद्ध में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, जो पूर्णतः यहाँ पर बस गए। तब इन्होंने खुद को परिवार और गांव में संगठित किया, और उनके मुखिया को क्या कहा जाता था? आर्यों के मुखिया को कहा जाता था मावी या मावणा। मावी या, देखिए, मावी या फिर मावणा इनको कहा जाता था। समय के साथ क्या किया? मावणा ने खुद को जनजातीय गणतंत्र में विकसित किया, जिसे जनपद कहा जाता था। देखिए, आर्यों की जो दूसरी टुकड़ी है उसको भारतीय आर्य कहा जाता है। जो दूसरी टुकड़ी है उसको भारतीय आर्य, जो पहली है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा गया खश या फिर क्षत्रिय। तो दूसरी टुकड़ी को कहा गया भारतीय आर्य। इन्होंने क्या किया? सिंधु घाटी को सप्त सिंधु या फिर नदियों की भूमि का नाम दे दिया, और उन्होंने विकसित नगरों में रहने वाले सभ्य लोगों को भी पीछे छोड़ दिया, उनसे भी आगे निकल गए। अब उन्होंने पंजाब को पार करके क्या किया? हिमालय में प्रवेश कर लिया। बनवासी जिन्हें आर्य दस्यु बुलाते थे, तो उन्होंने शांबर के नेतृत्व में बहुत प्रतिरोध प्रदर्शित किया। जो दिवोदास राजा था, आर्यों का राजा दिवोदास था, जिसने 40 साल तक, कितने साल तक युद्ध किया? तो 40 साल तक सांबर के साथ युद्ध किया, और सांबर के 99 किले तबाह किए। किसने किए तबाह? तो देखिए, दिवोदास ने सांबर के 99 किले तबाह किए, और 40 साल तक उसके साथ युद्ध किया और जीत हासिल की, और यहाँ पर बसने लगा। ये एक छोटी सी कहानी है इनके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस आर्य राजा से हिमाचल प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का कई बार युद्ध हुआ था? अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। देवोदास से इनका युद्ध हुआ था, कितने साल तक हुआ था? 40 साल तक युद्ध हुआ था। और सांबर के कितने किले थे? तो 99 इसके किले थे, और दिवोदास ने ये 99 किले तबाह कर दिए थे, और क्या किया था? यहाँ पर खुद बसने लगा था, और जीत हासिल की थी सांबर को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल क्षेत्र में रहने वाली अनार्य जातियों के शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? तो शक्तिशाली राजा का नाम अभी हमने डिस्कस किया, सांबर था। नेक्स्ट है, कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो देखिए, कौरवों की ओर से किसने युद्ध में भाग लिया था? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सुशर्मा चंद। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सुशर्मा चंद को त्रिगर्त का संस्थापक भी कहा जाता है, और महाभारत में वह पांडवों के विरुद्ध तथा कौरवों के पक्ष में लड़ा था। और इसके खानदान का पैतृक स्थान कहाँ है? तो मुल्तान में इसका पैतृक स्थान है। और त्रिगर्त की राजधानी क्या है? नगरकोट कांगड़ा थी। इस पर मुहम्मद गजनी ने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। उत्वी जो गजनवी का निजी सहायक था, उसने अपनी तारीख यामिनी में नगरकोट को भीमनगर तथा फरिश्ता में इसे भीमकोट का नाम दिया है। देखिए, यहाँ पर जो है तो कांगड़ा की यात्रा बहुत सारे विदेशियों ने की है, जिसमें यूरोपियन भी आते हैं। तो यूरोपियन यात्री कौन कौन से थे? तो उनको हम देख लेते हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो थॉमस कोरियट थे, जिन्होंने 1615 में यहाँ पर आए थे, थॉमस कोरियट। नेक्स्ट थे जैसे थिवनोट थे, वो कब आए थे? 1666 में आए थे। एक थे फॉस्टर, तो वो कब आए थे? 1783 में आए थे। नेक्स्ट है मूरक्राफ्ट, तो वो कब आए थे? 1832 में आए थे। और एक थे विग्ने, तो विग्ने कब आए थे? 1835 में, 1835 में आए थे। तो ये थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस प्राचीन राज्य की स्थापना इतिहास के अज्ञात काल में हो चुकी है? तो देखिए, कौन सा काल है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सभी राज्यों में रामपुर, बुशहर, कांगड़ा या फिर कुल्लू, ये सब क्या है? तो हिमाचल प्रदेश के प्राचीन राज्य की स्थापना इतिहास के अज्ञात काल में इनकी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ से प्राचीन काल हिमाचल की जानकारी मिलती है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।